हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उन्हें देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो, अगर मुझे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है ना, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट के टाइप्स कौन से होते, तभी जाके मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाऊंगी। तो देखते हैं कैटलिस्ट होता क्या है। मुझे लगता है आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, लेकिन विल जस्ट सी कि एक्चुअली कैटलिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज ये होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन अगर मैं करवा रही हूँ, सपोज ए है और बी है, ये जो दोनों है ये रिएक्टेंट्स है। अगर ये कुछ रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब अगर ये कोई रिएक्शन कर रहे हैं जिससे मेरे प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, ये जो रेट है ये बहुत ज्यादा स्लो है। रिएक्शन का रेट कैसा है? बहुत ज्यादा स्लो। तो बहुत ज्यादा स्लोली ये रिएक्शन हो रही है। अब मैंने क्या किया ना, इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट को ऐड किया है। ठीक है, कैटलिस्ट को ऐड किया है और मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। मतलब ये जो रिएक्शन का रेट था ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो स्पीड थी, जो रेट था, वो बढ़ चुका है। तो कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंक्रीज करता है रिएक्शन के रेट को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये हुआ कैटलिस्ट। अब मुझे देखना है कैटलिस्ट के टाइप्स को। तो एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के अगर मुझे टाइप्स को स्टडी करना है, तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है होमोजेनियस कैटालिसिस और एक होता है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। एक्चुअली क्या है ना, अगर आपको ये दोनों टर्म्स के मीनिंग पता नहीं होंगे, तो आप ये जो टॉपिक है इसको प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टर्म्स का वहां पे यूज आने वाला है। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पहले देख लेते हैं कि क्या होता है होमोजेनियस कैटालिसिस। देखो कैसा है ना, जनरली अगर मैं कैटलिस्ट की बात कर रही हूँ, तो कैटलिस्ट जनरली हम लोग क्या लेते हैं? मेटल। हो सकता है कि मेटल के आयन हो, मतलब मेटल के आयन भी कभी कभी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। हो सकता है कि मेटल के कुछ कंपाउंड्स हो, मतलब और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ मेटल जो है वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है और वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब पहले देखते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर मेटल किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो मेटल उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उस रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। मेटल उस रिएक्शन में जाके पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट, जहां पे मेटल खुद जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखते हैं हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है। सपोज अगर कोई भी मेटल है, अगर ये जो मेटल है ये कोई सरफेस को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब समझ जाओ कि ये मेटल का सरफेस है। मतलब इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि मेटल डायरेक्टली रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, मेटल के सरफेस पे रिएक्शन हो रही है। सो a catalyst in which metal itself participates in a chemical reaction to form the unstable intermediate is called as homogeneous catalyst. And a reaction in which metal provides a surface for a reaction to occur without itself being consumed in the reaction, such type of catalyst is called as heterogeneous catalyst. समझ गए इतना? तो यहाँ पे मेटल जो है वो एक सरफेस को प्रोवाइड करता है, जहां पे जिसके सरफेस पे अब वहां पे क्या होगा? रिएक्शंस होंगी, और मेटल खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइप की कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो गया हो। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स कैसे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे क्या शो करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भी मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, देखो ये जो आज का हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं ना, अभी जो भी क्लासेस हमारे स्टार्ट होंगे, इसमें मैक्सिमम आपके इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगे और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आएगा।
हो सकता है कि आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन देखना होगा, मैं साथ साथ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी और इजियर हो जाएगी। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो हमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी होते हैं, वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो होमोजेनियस कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट shows the property of homogeneous and heterogeneous catalysis। ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूंगी। और कैसा है ना, बुक में काफी ज्यादा थ्योरेटिकली दिया हुआ है, तो आप अगर वहां से पढ़ने को जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और बुक्स के जस्ट आपको पेजेस टर्न करने हैं, क्योंकि नोट्स में मैंने काफी शॉर्टर फॉर्म में वो आपको दे दिया है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो होमोजेनियस कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करेंगे और हेट्रोजीनियस की तरह भी। तो अब आपको समझ गया होगा कि होमोजेनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। अब तीसरी पॉइंट ये कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो मुझे दिखा रहे हैं, होमोजेनियस कैटलिसिस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है? तो रीजन ये कहता है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मुझे, जैसे कि आपने प्रीवियस वाले क्लासेस में पढ़ा होगा या फिर मैंने आपको पढ़ाया था, कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो हम लोग को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताया था मैंने, किस तरीके से वो बढ़ रहे थे, फिर यहाँ पे एक पीक आ रहा था और फिर उसके बाद कम कम होते जा रहे थे। याद आया होगा, है ना? जिसको याद नहीं आ रहा है वो एक बार प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, तो और ज्यादा चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो मुझे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, +N +M +Y, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो कैटालिसिस की तरह फंक्शन कर सकते हैं। ये इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन है, तो ये आपको याद ही रखना है। अब यहाँ पे ये वाली चीज तो खत्म होती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पे कैटालिसिस की तरह एक्ट करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, और हो सकता है कि एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस से, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होती है वो सारे वहां से ये एग्जाम्पल्स लाए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? और उन एग्जाम्पल्स में कौन सा कैटलिस्ट एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट यूज हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो वो देखते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, पल्लाडियम, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, मॉलिब्डेनम, ये कुछ ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऐसे ट्रांजिशन आयंस है जो मेजर कैटालिसिस की तरह एक्ट करते हैं। मतलब इनका बहुत बड़ा यूज है कैटालिस्ट की तरह एक्ट करने में। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इनके बिना होते ही नहीं है, ठीक है? तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को। अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना एग्जाम्पल्स की तरफ, जब एग्जाम्पल्स को स्टडी कर रहे हैं तो। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं करवा रही हूँ KClO3 का डिकम्पोजिशन, KClO3, अगर मैं KClO3 ले लूं, पोटेशियम क्लोरेट, और अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करवा दूं, देखो ये जो साइन होता है ना, इस साइन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है? तो अगर मैं KClO3 का डिकम्पोजिशन करवा रही हूँ तो यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन मेटालिक आयन यूज होता है, और यहाँ पे जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होता है वो होता है MnO2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो एक तो खुद के आयोनिक फॉर्म में भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, या किसी और कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर भी वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ क्या देखा? यहाँ पे है आपका मैग्नीज, दिख रहा है मैग्नीज? तो मैग्नीज जो है वो, उसका ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो है, ये मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। सेकेंड ये कहता है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा या फिर अभी पढ़ने वाले होंगे, हेबर्स प्रोसेस। पता है क्या हेबर्स प्रोसेस? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस से इंडस्ट्रीज में अमोनिया का सिंथेसिस किया जाता है।
और ये प्रोसेस अगर नहीं होगी तो अमोनिया का सिंथेसिस उतना इफेक्टिवली, उतने अच्छे यील्ड के साथ भी नहीं होगा। अब ये प्रोसेस में क्या होता है ना, हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और वो हम लोग को देता है अमोनिया, दिस इज अमोनिया, ठीक है। लेकिन इसको बनाने के लिए ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता है, मैंने आपको बताया था, तो हमें कैटलिस्ट का यूज करना होता है। तो कैटलिस्ट हम लोग ले सकते हैं आइदर आयरन और मोलिब्डेनम, याद रहेगा ना, ये जो दोनों है आयरन और मोलिब्डेनम, ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह ऐड कर रहे हैं, और ये कैटलिस्ट के बिना ये रिएक्शन भी नहीं होंगे, याद रहेगा ये एग्जाम्पल। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा ले लो, कन्वर्शन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड टू SO3। अब देखो, अब आप सोचोगे कि मुझे SO2 और SO3 का काम क्या है, तो SO2 और SO3 से है ना H2SO4 का सिंथेसिस होता है, तो उसमें ये एक स्टेप इन्वॉल्व होती है कि SO2 का कन्वर्शन हो रहा है SO3 में, तो SO2 मैंने लिया है और उसका कन्वर्शन हो रहा है SO3। तो ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है। अब मुझे ये एक स्टेप है उस प्रोसेस में, लेकिन ये जो कन्वर्शन है इसको करवाने के लिए मुझे लगता है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। अब एस्बेस्टोस आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या देखने का है, जस्ट आपको यहाँ पे देखना है कि दिस इज कॉल्ड एज प्लैटिनम, ये क्या है आपका प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम भी यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आप सोच लो, अगर सपोज मैं लेती हूँ अल्कीन, ठीक है ना, और अगर मैं अल्कीन का भी, अगर मुझे क्या करवाना है, अल्कीन का रिडक्शन करवाना है और उसका कन्वर्शन मुझे करवाना है अल्केन में, समझ में आ गया ना, जैसे यहाँ पे समझ लो ये CH2 है और यहाँ पे भी क्या है CH2, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3, तो अल्कीन का कन्वर्शन काय में हो रहा है, अल्केन में हो रहा है, तो उसके लिए भी ये मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ निकल, और यहाँ पे निकल भी क्या काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट की तरह। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो ये जो 4 एग्जाम्पल्स है ना, ये तो आपको याद रखने ही है, क्योंकि एग्जाम में ये चारों एग्जाम्पल्स में से स्पेशली हेबर्स प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SO2 टू SO3 का कन्वर्शन, और ये रानी निकल जो होता है ये इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और उसी के साथ साथ एक और प्रोसेस है, वो भी आपको याद रखनी है। फिफ्थ प्रोसेस कहता है अपना फिशर स्ट्रोपर्स प्रोसेस, नाम भी बहुत मतलब अजीबोगरीब है, फिशर स्ट्रोपर्स प्रोसेस और फिशर स्ट्रोप्स प्रोसेस। अब फिशर स्ट्रोप्स प्रोसेस क्या कहता है ना, उसे देखते हैं एक बार। ये प्रोसेस ये कहता है कि अगर सपोज मैंने लिया है ये CO, ठीक है, और इस CO में अगर मैं डाल रही हूँ वाटर को, और मुझे मतलब फिशर स्ट्रोपर्स प्रोसेस में आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसमें सिंथेसिस होता है गैस का, सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। अब देखो काम की चीज क्या है ना, काम की चीज यहाँ ये है कि फिशर स्ट्रोपर्स प्रोसेस जो होती है ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में हम लोग गैस को सिंथेसाइज करते हैं, गैस बनाते हैं, और गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैसोलीन। और हमें पता है कि गैस का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो गैसोलीन बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे नहीं होती है। इस प्रोसेस को करवाने के लिए जो कैटलिस्ट मुझे लगता है वो होता है कोबाल्ट थोरियम कॉम्प्लेक्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ कोबाल्ट थोरियम का जो भी अलॉय होता है वो इसमें कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट के टाइप्स कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटालिक कौन से ऐसे आयन से जो मेजरली कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग द कैटलिस्ट, कि वो प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन से यूज होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।